नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 261 उड़ते संदेशवाहक। स्काईलार्क कितने हैं? करण ने उत्सुकता से पूछा। काफी सारे हैं, पूर्ण बुजुर्ग मुस्कुराए। पूरा झुंड है, सटीक संख्या मुझे भी नहीं पता। तो फिर देर किस बात की? करण हंसा। चलो देख आते हैं। स्काईलार्क तेज उड़ने वाले, रास्ता याद रखने में माहिर जीव थे। संदेश पहुंचाने के लिए इनसे बेहतर कुछ नहीं। किशन नगर से संपर्क बनाए रखने में ये बेहद काम आने वाले थे। जल्द ही दोनों एक घाटी में पहुंच गए। चारों ओर चहचहाहट गूंज रही थी। करण ने आवाज की दिशा में देखा। एक गुफा के भीतर स्काईलार्क लगातार आते जाते दिख रहे थे। गिनती किए बिना भी स्पष्ट था, 50 से कम नहीं। बहुत बढ़िया। करण की आंखें चमक उठीं। संख्या भी ठीक है, और सबसे अच्छी बात, इन्होंने यहीं अपना ठिकाना बना लिया है। भविष्य में स्काईलार्क की कमी नहीं होगी। लेकिन पूर्ण बुजुर्ग ने चिंता जताई। समस्या यह है, हमें इन्हें प्रशिक्षित करना नहीं आता। संदेश पहुंचाना इतना आसान नहीं है। आखिरकार स्काईलार्क दूसरे स्तर का जंगली जीव था, शांत स्वभाव का सही, लेकिन पालतू नहीं। करण मुस्कुराया। स्काईलार्क का प्रशिक्षण मैं करूंगा। आप? पूर्ण बुजुर्ग चौंक गए। मैं पहले वापस जाता हूँ, करण बोला। औषधि तैयार करके फिर लौटता हूँ। औषधि? पूर्ण बुजुर्ग और हैरान हुए। औषधि का स्काईलार्क से क्या संबंध? क्या औषधि खाकर वे संदेश पहुंचाएंगे? करण ने सिर हिलाया। बिल्कुल, आप समझदार हैं। बात पकड़ ली। कुछ देर बाद औषधि कक्ष में करण ने जरूरी वनस्पतियां चुनी और बिना देर किए औषधि तैयार कर ली। ये लीजिए। उसने जैड की शीशी पूर्ण बुजुर्ग को थमा दी। ये कौन सी औषधि है? पूर्ण बुजुर्ग ने पूछा। और करती क्या है? करण समझाने लगा। इसे कांगहुई औषधि कहते हैं। ये दूसरी श्रेणी की औषधि है। ये सीधे जंगली जीव को वश में नहीं करती, लेकिन इसे खाने के बाद जीव अधिक समझदार हो जाता है। साथ ही यह उनके विकास में मदद करती है। स्काईलार्क के लिए ये बेहद आकर्षक है। तरीका आसान है। एक बांसुरी लो, बांसुरी बजाओ और हर बार एक स्काईलार्क को ये औषधि दो। फिर उसे किशन नगर ले जाओ। जब छोड़ोगे, वह खुद यहीं लौट आएगा। कुछ बार अभ्यास के बाद वे अपने आप संदेश पहुंचाना सीख जाएंगे। समझ गया। पूर्ण बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। औषधि उन्हें संदेश सिखाती नहीं, बस उन्हें खुद को खोजने की आदत डालती है। वे संदेश नहीं जानते, लेकिन औषधि जानते हैं, और जहां औषधि मिले वहां पहुंचना उन्हें आता है। करण हंस पड़ा। बिल्कुल सही। लंबे समय में ये औषधि स्काईलार्क के लिए भी फायदेमंद है। जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी तेज उड़ान। पूर्ण बुजुर्ग ने शीशी को देखा और गहरी सांस ली। कमाल है। लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं। तलवार की राह दिखाना हो या जंगली जीव प्रशिक्षित करना, ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते? वह मन ही मन सोचने लगा। वह खुद पूरी जिंदगी तलवार के लिए बना था, लेकिन करण के सामने उसे एहसास हुआ तलवार सिर्फ हथियार है, असल ताकत उसे चलाने वाले में होती है। स्काईलार्क आकाश में चक्कर लगा रहे थे और जमीन पर एक नया जाल धीरे धीरे बुना जा रहा था। ये जाल सिर्फ संदेशों का नहीं, भविष्य के युद्धों का था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 262 अभ्यास से पहले परीक्षा। बस इतना कर देना, करण ने कहा। शिष्यों को समझा देना कि स्काईलार्क के साथ यही तरीका अपनाएं। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे यांगशु कह रहा था कि हमारे पूरे हुआयू संप्रदाय के शिष्य महान योद्धा स्तर तक पहुंच चुके हैं। हाँ, पूर्ण बुजुर्ग ने खुशी से कहा। आपके बाहर रहने के दौरान
सभी शिष्य सफलतापूर्वक महान योद्धा स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। करण ने हल्की सांस ली। जब सब महान योद्धा बन चुके हैं तो अब अनुभव को और टाल नहीं सकते। महान योद्धा के बाद सिर्फ साधना काफी नहीं होती। अगर वास्तविक युद्ध का अनुभव न हो तो अगला स्तर सिर्फ सपना रह जाता है। ये सारे बच्चे अब तक संप्रदाय में ही अभ्यास करते आए थे। लड़ाई का असली दबाव उन्होंने देखा ही नहीं था। अगर उन्हें योद्धा प्रमुख स्तर तक पहुंचना है, करण ने गंभीर स्वर में कहा, तो अनुभव अनिवार्य है। पूर्ण बुजुर्ग ने भी सहमति में सिर हिलाया। इन बच्चों ने तेजी से प्रगति की है। तलवार कौशल भी काफी निखर चुका है। अब उन्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। करण ने थोड़ा सोचकर कहा, पूर्ण बुजुर्ग, मुझे लगता है कि संप्रदाय के भीतर एक बड़ी प्रतियोगिता होनी चाहिए। इससे वे पहले युद्ध से परिचित होंगे और आप उनकी तलवार साधना की वास्तविक स्थिति भी देख पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? पूर्ण बुजुर्ग ने कुछ पल सोचा। प्रतियोगिता तो ठीक है, उन्होंने पूछा, लेकिन किस तरह की? एक एक मुकाबला नहीं, करण ने तुरंत कहा। शिष्यों को 2 दलों में बांट दिया जाए। ये तेज भी होगा और वास्तविक युद्ध जैसा भी। एकल मुकाबले में सिर्फ ताकत दिखती है, लेकिन असली युद्ध में दिमाग भी उतना ही जरूरी होता है। दल बनाकर लड़ने से नेतृत्व क्षमता भी सामने आएगी और मुझे ऐसे शिष्यों की जरूरत है जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो। पूर्ण बुजुर्ग की आंखों में स्वीकृति झलक उठी। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। कुछ ही समय बाद हुआयू संप्रदाय का युद्ध मैदान शिष्यों से भर गया। ऊपर मंच पर करण और पूर्ण बुजुर्ग साथ खड़े थे। नीचे कतार में खड़े शिष्य, चेहरों पर जोश, आंखों में चमक। उन्हें देखकर करण के होंठों पर संतोष की मुस्कान आ गई। संप्रदाय के शुरुआती दिन उसके मन में उभरे। तब ये सब साधारण गांव के किशोर थे, मार्शल कला से बिल्कुल अनजान, और आज इनमें से कई अकेले खड़े होकर दुनिया का सामना कर सकते थे। अनुभव की कमी थी, लेकिन वह कमी समय से पूरी हो सकती थी। सबसे अहम बात, अब ये सब महान योद्धा बन चुके थे। कई नगरों में इन्हें सम्मान से देखा जाता। करण आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, तुम सबको देखकर मुझे खुशी हो रही है। इस समय में तुमने कड़ी मेहनत की है, लगातार साधना की, लगभग हर दिन खुद को बेहतर बनाया। तुमने मुझे निराश नहीं किया, और उससे भी ज्यादा तुमने खुद को निराश नहीं किया। नीचे खड़े किशोर आंखों में श्रद्धा लिए उसे देख रहे थे। अब करण ने बात आगे बढ़ाई, मैं तुम्हारी इस साधना का परिणाम देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे गंभीरता से लो। आज की प्रतियोगिता दल बनाकर होगी। ये कहते हुए करण ने हाथ उठाया। उसके हाथ में लाल कपड़े के टुकड़े थे। इन लाल कपड़ों को देख रहे हो? जंगल में ऐसे 11 लाल कपड़े छुपाए गए हैं। निर्धारित समय के भीतर जिस दल के पास सबसे ज्यादा लाल कपड़े होंगे वही विजेता होगा। एक नियम याद रखना, मारना मना है। इसके अलावा कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे खड़े शिष्यों में हलचल मच गई। सब उत्साहित थे। कई दिनों की मेहनत आज साबित होने वाली थी। सब ने मन ही मन ठान लिया, आज प्रमुख और बुजुर्गों को चौंकाना है। करण ने आगे कहा, ये रहे लकड़ी की तलवारें। हर शिष्य एक एक तलवार लेगा। जिसे लकड़ी की तलवार लगेगी वह तुरंत बाहर होगा, और बाहर होने के बाद मैदान में वापस नहीं आएगा। शिष्य पंक्तिबद्ध हो गए और तलवारें लेने लगे। जब सबके हाथ में तलवार आ गई, करण ने घोषणा की, प्रतियोगिता की तैयारी शुरू। अब अपने अपने साथी चुनो। एक बार दल बन गया तो बदला नहीं जाएगा। युद्ध मैदान में खामोशी थी, लेकिन हर दिल में लड़ाई की आग धधकने लगी थी। और ये परीक्षा सिर्फ ताकत की नहीं, भविष्य के सेनानायकों की थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 263 केंद्र के लिए टकराव। हुआयू संप्रदाय की घाटी पहाड़, पानी और जंगल से भरी हुई थी, और आज इसी जंगल में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके थे। यांग भैया, अब क्या करें? एक शिष्य ने घबराकर पूछा। यांग शू ने सबकी ओर देखा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वह हल्का सा मुस्कुराया। बस मेरी बात मानो, उसने शांत स्वर में कहा। आज हम जीतेंगे। हम पूरी तरह आपकी सुनेंगे। जल्दी बताए, क्या करना है? कई शिष्यों ने
सीना ठोकते हुए कहा। यांग शू जानता था, इस दल में वही बड़ा भाई है, उसकी बात सब मानते हैं। उसने बिना देर किए आदेश देना शुरू किया। सबसे पहले हमें एक मजबूत केंद्र चाहिए। इस जंगल में लाल कपड़ा कहीं भी हो सकता है। हमें खोज करनी होगी। अगर हमने 6 लाल कपड़े पा लिए तो बढ़त हमारे हाथ में होगी। करीब 100 शिष्य उसकी बात से सहमत थे। 6 कपड़े मिलते ही उन्हें बस रक्षा करनी होगी, यहाँ तक कि छिपकर बैठे रहें तब भी जीत तय थी। यांग शू ने आगे कहा, पहले हम केंद्र पर कब्जा करेंगे, फिर आधे लोग लाल कपड़े ढूंढने जाएंगे। अगर दुश्मन दल मिले तो तुरंत संकेत देना, केंद्र पर मौजूद दल तुरंत मदद को पहुंचेगा। केंद्र से हर दिशा में तेजी से पहुंचना आसान था, इसीलिए यांग शू केंद्र चाहता था। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पूरा दल तेजी से केंद्र की ओर बढ़ गया। दूर करण ये सब शांत नजर से देख रहा था। यांग शू का नेतृत्व काफी अच्छा है, उसने टिप्पणी की। ये बड़ा भाई काम का है। पूर्ण बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी लगता है ये दल जीतेगा। करण हल्का सा मुस्कुराया। जरूरी नहीं। उसने दूसरी ओर देखा। वह दल भी बिखरा हुआ नहीं है, लगता है उधर भी कोई अच्छा नेता है। पूर्ण बुजुर्ग ने ध्यान से देखा और हंस पड़े। सच में दोनों दल केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। आज की लड़ाई रोमांचक होगी। चलो, करण ने कहा, हम भी केंद्र पर चलते हैं। केंद्र क्षेत्र एक छोटी पहाड़ी थी, ऊंचाई से चारों ओर साफ दिखता था। यही वजह थी दोनों दल उसी पर कब्जा चाहते थे। इसी बीच यांग शू के पास एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। यांग भैया, हमने दूसरे दल को देख लिया है। वे भी केंद्र की ओर ही आ रहे हैं और उन्होंने हमें देख लिया है। क्या? यांग शू की आंखें सिकुड़ गईं। वे भी केंद्र चाहते हैं, उसने जल्दी से पूछा। अगर उनके सब लोग यहाँ नहीं हैं तो हम पहले ही उन्हें हरा सकते हैं। शिष्य ने सिर हिलाया। नहीं भैया, वे बिखरे नहीं हैं, सब साथ हैं। यांग शू कुछ पल सोच में पड़ गया। स्पष्ट था दूसरी ओर भी कोई समझदार नेता है। अब केंद्र के लिए टकराव तय था और जब लड़ना ही है तो पहले वार करना बेहतर। यांग शू आदेश देने ही वाला था कि अचानक मारो चीखों की गूंज उठी। नहीं, यांग शू का चेहरा बदल गया। उन्होंने पहले हमला कर दिया। उसने दांत भींचे। सब लोग मेरे साथ, तंग रास्ते में बहादुर ही जीतता है। अब निर्णायक लड़ाई है। लेकिन पहली बढ़त हाथ से निकल चुकी थी। दोनों दलों की ताकत लगभग बराबर थी और पहला अवसर खोने वाला दल अक्सर भारी कीमत चुकाता है। कुछ ही देर में यांग शू का दल एक एक करके मैदान से बाहर होता गया। पहला टकराव खून नहीं लेकिन सबक छोड़ गया और ये लड़ाई अभी बस शुरू हुई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 264 छुपी हुई प्रतिभा। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा, करण ने हल्की हैरानी से कहा। हाँ, पूर्ण बुजुर्ग ने सिर हिलाया। आप चाहते थे कि दोनों दल फैलकर लड़ें, लेकिन दोनों ने एक साथ केंद्र पर कब्जा करने का सोचा और रास्ते में ही सीधी टक्कर हो गई। असल बात यह थी, दूसरे दल का नेतृत्व करने वाले ने बहुत तेजी से फैसला लिया, टीम को तुरंत समेटा और यांग शू के दल पर अचानक हमला कर दिया। लड़ाई वहीं खत्म हो गई। चलो, करण की आंखों में रुचि झलकी। जरा देखें उधर कमान कौन संभाल रहा था। यांग शू को उसने पहले ही बड़ा भाई चुना था, नेतृत्व उसमें था, ये तय था। लेकिन दूसरी ओर जिसने बढ़त ली उसकी क्षमता भी कम नहीं हो सकती थी। युद्ध मैदान के पास यांग शू आगे आया और झुककर बोला, प्रमुख, प्रमुख। बाकी शिष्य भी एक साथ झुक गए। अभी अभी यहाँ आदेश कौन दे रहा था? करण ने पूछा। कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर सबकी निगाहें एक युवा लड़की की ओर मुड़ गईं। वह आगे आए, हाथ में पतली तलवार, आंखों में स्थिरता। मैं। उसकी आवाज साफ थी। करण ने ध्यान से उसे देखा, फिर सिर हिलाया। अच्छा किया, वह उसे पहचानता था। यांग वानरू, मेहनती, शांत और अब नेतृत्व भी। चलो, करण मुस्कुराया। सब वापस संप्रदाय चलें। थोड़ी देर बाद करण और पूर्ण बुजुर्ग चाय पीते हुए बैठे थे। प्रतियोगिता के बाद करण ने शिष्यों को अगली तैयारी का आदेश दे दिया था।
जो शिष्य अगले स्तर के करीब थे उन्हें औषधि भी दी जा चुकी थी। कुल 10 शिष्य महान योद्धा के 9वें स्तर पर। अब तूपों का समय था। पूर्ण बुजुर्ग करण ने कहा, जब ये शिष्य अगले स्तर में प्रवेश कर लेंगे मैं उन्हें चेन्यांग नगर ले जाना चाहता हूँ। अब हमारी शक्ति छुपी नहीं रह सकती। पूर्ण बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। महान योद्धा हमेशा संप्रदाय में छुपकर नहीं रह सकते और अब हम इतने कमजोर भी नहीं रहे। चेन्यांग नगर में कदम रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, करण ने आगे कहा, चेन्यांग नगर पर पकड़ बनाने के लिए शिष्यों की मदद जरूरी है। मेरे परिवार की नींव अभी कमजोर है। अगर शिष्य साथ होंगे तो ये काम कई गुना तेज होगा। और फिर पूर्ण बुजुर्ग मुस्कुराए। नीले बादल पर्वत की ओर जाना भी आसान हो जाएगा। दोनों की सोच एक ही दिशा में थी। अब वक्त आ चुका था। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, भैया, सुना है आप लौट आए हो। त्यानतियान। करण के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। भैया। त्यानतियान ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आखिरकार आ ही गए। कुछ स्वादिष्ट लाए हो या नहीं? लाया हूं। करण हंसा। उसने तैयार किया हुआ उपहार निकाला। त्यानतियान की आंखें चमक उठीं। सुना है अभी बड़ी प्रतियोगिता हुई थी। अगर ये उपहार न होता तो मैं नाराज हो जाती। इतनी मजेदार चीज और मुझे नहीं बुलाया। करण ने नाक खुजाई। अगली बार, वह बोला। वैसे हम चेन्यांग नगर जा रहे हैं, चलोगी? जरूर। त्यानतियान ने तुरंत कहा, भैया, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो तय रहा। करण ने पूर्ण बुजुर्ग से कहा, मैं पहले चेन्यांग नगर जाता हूँ। जब शिष्य तूपो कर लें तो उन्हें वहां बुला लेना। इस बार संप्रदाय की जिम्मेदारी पूर्ण बुजुर्ग पर थी और करण अगले मोर्चे की तैयारी में आगे बढ़ चुका था। प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 265 शहर की चहल पहल और टकराव। चेन्यांग नगर पहले की तरह ही चहल पहल से भरा था। व्यापारी, योद्धा, शोरगुल, सब कुछ वैसा ही। त्यानतियान पहली बार इतनी आज़ादी से चेन्यांग नगर आई थी। वह करण का हाथ पकड़कर इधर उधर घसीटती रही, कहीं खाने, कहीं पीने, कहीं देखने। भैया देखो, त्यानतियान ने उछलते हुए कहा, वहां राक्षस बेच रहे हैं। चलो न, देखने चलें। पिछली बार जब मैं नीले बादल पर्वत गई थी, एक भी नहीं दिखा। इस बार मैं अच्छे से देखूंगी। भविष्य में मैं खुद भी उन्हें मारूंगी। वह खुशी से एक दुकान की ओर इशारा कर रही थी। ठीक है, ठीक है। करण हंस पड़ा। चलो देखते हैं। अगर पसंद आया तो एक तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। घर में रखोगी? दुकान के सामने कई पिंजरों में छोटे छोटे जीव थे। ये पालतू प्राणी थे। लड़ाई की कोई ताक नहीं, बस देखने के लिए। त्यानतियान को खूबसूरत चीजें पसंद थीं। करण ने सोचा, वह घर में अकेली रहती है। अगर साथ में कोई पालतू हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, त्यानतियान खुशी से बोली, मैं सबसे सुंदर वाला चुनूंगी। ये कैसा है? करण ने एक खरगोश की ओर इशारा किया। ये धूसर खरगोश काफी प्यारा है। मेहमान, आपकी नज़र तेज है। दुकानदार तुरंत खड़ा हो गया। ये खरगोश बहुत आसानी से पल जाता है। सब्जी भी खाता है, मांस भी, जो इंसान खा सकता है। वह भी नहीं। त्यानतियान ने मुंह बना लिया। ये तो बदसूरत है, मुझे सुंदर चाहिए। तो फिर ये देखो। करण मुस्कुराया और एक पिंजरे की ओर इशारा किया। ये लो मणि, इसके बाल चमकदार हैं। पूरा अंदाज ही शाही है। तुम पर खूब जचेगी। ये कितने की है? त्यानतियान ने पूछा। 500। मध्यम दर्जे के पत्थर। दुकानदार ने 5 उंगलियां दिखाईं। इतनी महंगी? त्यानतियान तुरंत बोली, कुछ कम नहीं हो सकता। 500 बहुत ज्यादा है। उसे पत्थरों की कमी नहीं थी, लेकिन मोलभाव उसकी आदत थी। तभी एक आदमी आगे आया, भूरे वस्त्र पहने हुए। उसने सीधे लोमड़ी की ओर इशारा किया। मुझे ये लोमड़ी चाहिए। ये लो। उसने 5 उच्च दर्जे के पत्थर दुकानदार की ओर बढ़ा दिए। रुको। करण ने पत्थर पकड़ लिए। उसकी आवाज ठंडी थी। ये लोमड़ी हमने पहले देखी थी। कतार में रहना सीखो। वह आदमी सिर उठाकर देखने लगा। उसकी नज़र सीधे त्यानतियान पर टिक गई। करण की भौहें सिकुड़ गईं। वह तुरंत
त्यानतियान के आगे आ खड़ा हुआ। मैं झांग परिवार से हूँ। उस आदमी ने घमंड से कहा, मेरा नाम झांग जी है। तो क्या हुआ? त्यानतियान ने तुरंत पलटकर कहा, मेरे भैया करण हैं। तुम्हारा झांग परिवार कोई आसमान नहीं है। उसे अपने भाई की ताकत अच्छी तरह पता थी। पूरा हुआयू संप्रदाय चेन्यांग नगर से कहीं ज्यादा मजबूत था। झांग परिवार का नाम सुनकर वह डरने वाली नहीं थी। अरे, झांग जी चौंक गया। उसने ध्यान से करण को देखा। तो तुम ही हो करण, तुम्हारे बारे में काफी सुना है। आज देखा तो 3 सिर 6 हाथ तो नहीं हैं। इतनी बड़ी बात किस बात की? उसने करण को ऊपर नीचे देखा। मैं ही हूँ, करण ने शांत स्वर में कहा। अब बात पूरी हो गई, तो पत्थर उठाओ और निकलो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? झांग जी गुस्से से चिल्लाया। क्या पता है चेन्यांग नगर में सबसे बड़ा कौन है? हमारा झांग परिवार। मुझसे टकराओगे तो जिंदा नहीं रहोगे। ओह, करण ने हल्की हैरानी दिखाई। फिर ध्यान से झांग जी को देखा। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हारा झांग परिवार कुपरिवार से बुरी तरह पिटा था। फिर अचानक तुम सबसे बड़े कैसे बन गए? शहर की भीड़ अब चुप हो चुकी थी और हवा में टकराव की गंध फैलने लगी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 266 धमकी की कीमत। तुम? झांग जी ऐसे उछला जैसे खरगोश की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। हमारे झांग परिवार को आंखों में नहीं रखते। ये मत समझना कि तुम्हारा किन परिवार लियूचेंग पर काबिज हो गया तो बहुत बड़ा हो गया। हम बस लियूचेंग को तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। अगर झांग परिवार चाहे तो तुम्हारे किन परिवार को एक ही दिन में वहां से निकाल फेंके तो इंतजार करते हैं, करण ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में जरा भी गुस्सा नहीं था, लेकिन आंखों में फैसला साफ था। वैसे भी चेन्यांग नगर उसका लक्ष्य था। झांग परिवार से हिसाब चुकता करना बस समय की बात थी। इंतजार। झांग जी ठहाका मारकर हंसा। क्या तुम यहां से जाना भी चाहते हो क्या? करण की नज़र ठंडी हो गई। तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते हो? पकड़ो! झांग जी अचानक चिल्लाया। लूट हो रही है चेन्यांग नगर में। नगर रक्षक हर जगह थे। शोर सुनते ही थोड़ी ही देर में एक दल दौड़ता हुआ आ पहुंचा। आगे था एक दागदार चेहरे वाला आदमी। उसने झांग जी को देखा और तुरंत झुककर बोला, युवा मालिक झांग, यहाँ क्या हुआ? वही सामने खड़ा है। झांग जी ने करण की ओर उंगली उठाई। इसने मेरे 5 उच्च स्तरीय पत्थर लूट लिए हैं। कानून के अनुसार इसे पकड़ो। ये झूठ है। त्यानतियान गुस्से से बोली। वह हमारी लोमड़ी छीनना चाहता था। मेरे भैया ने बस पत्थर रोके हैं, लूट नहीं की। पकड़ो! दागदार चेहरे वाले ने हाथ हिलाया। पहले हिरासत में लो, जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। 2 नगर रक्षक आगे बढ़े। सोच लो, करण ने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा। किन परिवार और झांग परिवार के बीच खड़े हो रहे हो? गलत तरफ खड़े हुए तो जान चली जाएगी। दागदार चेहरा क्षण भर को सख्त हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि सामने वाला सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं है। किन परिवार? झांग जी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। लियूचेन का परिवार हमारे झांग परिवार के सामने क्या है? पकड़ो! दागदार चेहरे ने दांत भींचकर आदेश दिया। नगर रक्षक आगे बढ़े। तो तुम्हें मरने की जल्दी है? करण हंसा। अगले ही पल उसके शरीर से तेज शक्ति फूटी। एक थप्पड़ और एक नगर रक्षक हवा में उड़ गया। दूसरे ही क्षण करण का हाथ झांग जी की गर्दन पर था। तुम क्या कर रहे हो? झांग जी कांप गया। नगर शासक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नगर शासक, करण ने उपहास से कहा। उसके पास कब से अधिकार रह गया? चेन्यांग नगर का नगर शासक सिर्फ नाम का था। जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो, नहीं तो भूल जाओ। मैं झांग परिवार से हूँ। झांग जी घबराकर चिल्लाया। मुझे कुछ हुआ तो झांग परिवार तुम्हारे पूरे किन परिवार को मिटा देगा। मेरी बहन का नाम लिया। करण की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। मेरे परिवार को धमकाने की हिम्मत! उसका मुक्का उठा। धड़ाम! झांग जी का शरीर जमीन पर जा गिरा। एक ही वार में उसकी सारी अकड़ खामोश हो चुकी थी। शहर की सड़क पर सन्नाटा छा गया और सबको समझ आ गया, आज झांग परिवार ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 267 शहर में गूंजती मौत। युवा मालिक झांग मर गया। दागदार चेहरे वाला जमीन पर पड़े झांग जी को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इस मामले में खुद कूद चुका था और अब झांग परिवार का युवा मालिक उसके सामने मरा पड़ा था। अगर झांग परिवार जांच करेगा तो वह कभी बच नहीं पाएगा। चेन्यांग नगर का नगर शासक सिर्फ नाम का, उसे बचाने वाला कोई नहीं। जल्दी वह घबराकर चिल्लाया, इन दोनों को पकड़ो। इन्होंने युवा मालिक झांग को मार डाला। जा ही रहे करण के कदम रुक गए। वह मुड़ा, नजर दागदार चेहरे वाले पर पड़ी। मुझे पकड़ना है। करण की आवाज ठंडी थी। हठी मूर्ख। अगले ही पल उसका शरीर हवा में धुंधला पड़ा। एक जोरदार थप्पड़। दागदार चेहरा सीधे जमीन पर गिरा और करण पल भर में त्यान के पास था। चलो, उसने उसकी कलाई थामी और आगे बढ़ गया। कप्तान मर गया, कप्तान मर गया। बाकी नगर रक्षक चीख पड़े। सड़क किनारे खड़े लोग अपने आप रास्ता छोड़ने लगे। सब समझ चुके थे ये युवक साधारण नहीं है। झांग परिवार को मारा, नगर रक्षकों को भी। अब कोई रोकने वाला नहीं। करण त्यान को लेकर सीधे एक सराय में घुस गया। ये सराय हुआयू संप्रदाय की थी। अतिथि देव एक सेवक तुरंत झुका। भोजन करेंगे या ठहरेंगे? ठहरना है। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे, 2 ऊपरी कमरे, सेवक ने ऊंची आवाज में कहा और भी आदर से दोनों को भीतर ले गया। कुछ देर बाद एक युवक आया। उसने करण को देखा और हल्के से बोला, प्रमुख। करण ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, जाओ। इसी बीच नीचे शोर मच गया। करण की भौहें सिकुड़ गईं। झांग परिवार आ गया है, उसने सोचा। जाकर उन्हें भगा दो। आ गया। युवक बाहर निकल गया। नीचे नगर रक्षक चिल्ला रहे थे, अभी अभी एक युवक और युवती यहाँ आए हैं। उन्होंने झांग परिवार और हमारे नगर रक्षक को मारा है। हम तलाशी लेंगे। नहीं, सराय के प्रबंधक ने रोका। मेहमानों को भगाया गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम नगर रक्षक हैं, एक रक्षक ने गरज कर कहा। रोकने की हिम्मत की तो दुकान बंद करवा देंगे। क्या हो रहा है? युवक आगे आया। प्रबंधक ने संक्षेप में बात बताई। सहयोग करो, नगर रक्षक चिल्लाया, नहीं तो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। दफा हो जाओ। युवक की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हमारी सराय में किसी ने किसी को नहीं मारा। इतने साहसी नगर रक्षकों ने हथियार खींच लिए। युवक ने हथेली उठाई। शक्ति हथेली में इकट्ठी होने लगी। महान योद्धा। एक रक्षक कांप उठा। गलती हो गई, हम गलत सराय में आ गए। नेतृत्व करने वाला तुरंत पलटा। हथियार रखो, चलो अगली जगह देखते हैं। नगर रक्षक भागते हुए निकल गए। बाहर एक रक्षक ने धीरे से पूछा, भैया, उस सराय का मालिक महान योद्धा है। महान योद्धा सराय चलाता है? मुझे क्या पता। नेतृत्व करने वाला झुंझलाया, पहली बार ऐसा देखा है। चलो और कहीं खोजते हैं। और होशियार रहना, फिर किसी ऐसे झमेले में न फंस जाना। झांग परिवार का खून चेन्यांग नगर में बह चुका था और अब तूफान रुकने वाला नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 268 नीलामी की आग। रात का समय। जियून नीलामी भवन हमेशा की तरह रोशनी और शोर से भरा हुआ था। यहाँ हर रात नीलामी होती थी और आज नीलामी अपने चरम पर थी। ये है सम्राट योद्धा द्वारा प्रयोग किया गया एक चाय का प्याला। मंच पर खड़ी स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, भले ही सामग्री साधारण है, लेकिन यह सम्राट योद्धा का उपयोग किया हुआ है। इसका महत्व आप समझ सकते हैं। शुरुआती कीमत 500। मध्यम दर्जे के पत्थर 600। एक मोटा आदमी उत्साह में चिल्लाया। स्त्री ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा। मोटे आदमी का दिल उछल पड़ा। 700। एक बूढ़ी आवाज गूंजी। 800। मोटा आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार वह चाय का प्याला मोटे आदमी के नाम हो गया। अब अगली वस्तु। स्त्री ने लाल कपड़ा हटाया। एक तलवार सबके सामने चमक उठी। ये है ओयांग गुरु द्वारा बनाई गई दुर्लभ तलवार। हमने स्वयं जांच की है। लोहे को मक्खन की तरह काटती है। तलवार चलाने वाले योद्धा
इसे बिल्कुल न छोड़ें। शुरुआती बोली 1000, मध्यम दर्जे के पत्थर 1500। ऊपरी कक्ष से एक आवाज आई, झांग परिवार 1500 देता है। 2000, दूसरे कक्ष से एक भारी दबंग आवाज गूंजी। झांग परिवार कुछ भी नहीं, पत्थर हैं तो बोली लगाओ, नहीं हैं तो हटो। 3000, झांग परिवार की आवाज और तेज हो गई। 5000, दबंग आवाज ठहाका मारकर हंसी। झांग परिवार बस इतना ही। पूरा सभागार उत्सुकता से देख रहा था। चेन्यांग नगर में झांग परिवार और कु परिवार सबसे ताकतवर थे। आज झांग परिवार को दबते देखना लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। 6000, झांग परिवार की आवाज दहाड़ उठी, हमारे पास तुमसे ज्यादा पत्थर हैं, हिम्मत है तो और बढ़ाओ। 6000, दबंग आवाज तंज में बोली, लगता है झांग परिवार वाकई ढलान पर है, हर बार हजार हजार बढ़ा रहे हो, कोई मजा नहीं, मैं देता हूँ। 8000, 10,000, झांग परिवार गुस्से से चिल्लाया, हमारे परिवार का अपमान, हिम्मत है तो नाम बताओ, छिपकर मत बोलो, नाम। दबंग आवाज हंस पड़ी, मैं तुम्हारे झांग परिवार जैसा नहीं, मैं यहाँ परिवार दिखाने नहीं, पत्थर खर्च करने आया हूँ। दम है तो पत्थरों से दिखाओ, नहीं है तो घर जाकर दूध पियो, मैं देता हूँ। 20,000, पूरा सभागार सन रह गया। 20,000, तलवार की कीमत कब की पार हो चुकी थी, अब ये तलवार नहीं, इज्जत की लड़ाई थी। 30,000, झांग परिवार की आवाज कांपती हुई आई, बहुत बढ़िया। ऊपरी कक्ष से ताली की आवाज आई, झांग परिवार वाकई दबंग है। इसके बाद खामोशी, कोई और बोली नहीं। झांग परिवार का व्यक्ति समझ चुका था, वह फंस चुका है। दूसरा पक्ष तलवार नहीं चाहता था, वह सिर्फ उसके पत्थर खींचवाना चाहता था। गुस्से में वह कुछ लोगों को लेकर ऊपरी कक्ष की ओर बढ़ा। रुको, एक मध्यम आयु का व्यक्ति दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। वह जियुन नीलामी भवन का प्रबंधक था। क्या करना चाहते हो? क्या करूं? झांग परिवार का व्यक्ति गरजा, उसने मुझे पत्थरों में फंसाया, मैं उसे पकड़ूंगा, यहाँ झगड़ा मना है। प्रबंधक ने ठंडे स्वर में कहा। वह सिर्फ बोली लगा रहा था, नियमों का कोई उल्लंघन नहीं। और आपको बधाई, आपने बेहतरीन वस्तु पाई है। उसने हाथ हिलाया, एक दासी तलवार लेकर आ गई। तुम झांग परिवार का व्यक्ति दांत पीसने लगा। वह जानता था इस कक्ष में कुपरिवार बैठा है और आज कुपरिवार ने उसे पूरी तरह खेल लिया था। नीलामी की आग अभी बुझी नहीं थी और झांग परिवार की इज्जत एक बार फिर लहूलुहान हो चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 269, नीलामी की बेइज्जती। चलो, झांग परिवार का आदमी दांत पीसते हुए बोला। रुको, मंच के पास खड़े मध्यम उम्र के व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, तलवार ले जाओ और औषधि पत्थर जमा करो, मुझे अब ये तलवार नहीं चाहिए। झांग परिवार का आदमी घूमकर चिल्लाया, अंदर वाले को दे दो। मध्यम उम्र के व्यक्ति के होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी, ये संभव नहीं है, नीलामी भवन का नियम है, जिसने बोली जीती वही सामान लेगा। युवा मास्टर झांग, अब कृपया औषधि पत्थर जमा करें। झांग परिवार का आदमी मुठियां भींचे खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने दांत काटकर कहा, पत्थर दे दो। उसके साथ खड़े दो सेवक आगे आए और धीमी आवाज में बोले, युवा मास्टर, हमारे पास इतने औषधि पत्थर नहीं हैं। क्या? झांग परिवार का आदमी घबरा गया, फिर झुंझलाकर बोला, घर जाकर ले आता हूँ, बाद में दे दूंगा, बाद में। मध्यम उम्र के व्यक्ति की हंसी और ठंडी हो गई। अगर तुम बाहर गए तो कौन गारंटी देगा कि लौट कर आओगे? उसने हाथ उठाया, कपड़े उतारो और इन्हें बाहर फेंक दो। हिम्मत कैसे हुई? झांग परिवार का आदमी चीख पड़ा, मैं झांग परिवार का युवा मास्टर हूँ। कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल कई ताकतवर आदमी आगे बढ़े। झांग परिवार के आदमी को पकड़ा गया और उसके कपड़े एक एक कर उतार दिए गए। कुछ ही देर में 3 नग्न आकृतियां नीलामी भवन से सीधे बाहर फेंक दी गईं। मध्यम उम्र का व्यक्ति शांत कदमों से एक कमरे में गया। अंदर एक और मध्यम उम्र का व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, परिवार प्रमुख, काम हो गया। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति
हंस पड़े। अच्छा किया। पीछे खड़ा एक युवा व्यक्ति भी मुस्कुरा उठा। पिता, उसने कहा, झांग परिवार खुद को बहुत बड़ा समझता है। हमारे नीलामी भवन में अक्सर दबाव डालते हैं। आज उन्हें सबक मिला है। मध्यम उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। जब से झांग परिवार हमारे कुपरिवार से दुश्मनी में आया है, तब से मैं ये दिन भूल नहीं पाया। आज मौका मिला तो छोड़ दिया। वैसे भी, युवा बोला, बूढ़ा झांग अब ज्यादा दिन का नहीं है। क्यों न सीधे झांग परिवार खत्म कर दिया जाए, फिर चेन्यांग नगर हमारा हो जाएगा। इतना आसान नहीं। परिवार प्रमुख ने हाथ उठाकर रोका। टूटती नाव में भी कई कीलें होती हैं। बूढ़े झांग के अब भी संपर्क हैं। जब तक वह जिंदा है, हम एक दिन में काम नहीं कर सकते। युवा ने अनमने मन से सिर हिलाया। ठीक है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। नीलामी भवन, तुम संभालो। सड़क पर 3 नग्न लोग अंधेरे में भागते जा रहे थे। माँ, एक छोटी लड़की ने पूछा, वे लोग कपड़े क्यों नहीं पहने? उसकी माँ ने सरसरी नजर डाली। उनके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होंगे। लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओह, झांग परिवार का आदमी सीधे झांग परिवार की हवेली पहुंचा। रुको। दरवाजे पर खड़े 2 पहरेदार चिल्लाए, ये झांग परिवार की हवेली है। अंदर जाने की हिम्मत कैसे की? अंधे हो क्या? झांग परिवार का आदमी गरजा, मैं झांगवान हूँ। युवा मास्टर, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? दोनों पहरेदार एक दूसरे को देखने लगे। युवा मास्टर है। वे तुरंत हट गए। झांगवान सीधे अंदर भाग गया। पीछे एक पहरेदार ने धीमी आवाज में पूछा, युवा मास्टर कपड़े क्यों नहीं पहने? दूसरा कंधे उचकाकर बोला, कौन जाने, शायद किसी औरत ने बिस्तर से भगा दिया हो। बेचारा। दोनों ने सिर हिलाकर आह भरी। झांग परिवार की इज्जत आज सिर्फ नीलामी भवन में नहीं, पूरे चेन्यांग नगर की सड़कों पर उछाली जा चुकी थी। और यह बेइज्जती अभी खत्म नहीं हुई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 270, रात का हमला। कपड़े बदलते ही झांगवान गुस्से से एक कमरे में घुसा और चिल्लाया, उठो, सब उठो। क्या हुआ? युवा मास्टर, एक भारी भरकम आदमी घबराकर बाहर आया। क्या हुआ? झांगवान गरजा, मैं अभी अभी नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया गया हूँ, और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? ये सुनते ही कमरे से लोग निकल आए। क्या किसी ने हमारे युवा मास्टर के कपड़े उतार दिए? किसकी इतनी हिम्मत? झांगवान ने पूरी घटना सुना दी। जियून नीलामी भवन, उन्हीं लोगों ने मुझे बेइज्जत किया। क्या? भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। हमारे झांग परिवार को जानबूझकर फंसाया गया। ये लोग हद से आगे बढ़ गए हैं। झांगवान ने सब की ओर देखा। तुम सब झांग परिवार के योद्धा हो। आज हमारा परिवार अपमानित हुआ है। अब बताओ क्या करना चाहिए? मार डालो, एक आंख वाला योद्धा गरजा। हाँ, मार डालो। बाकी भी जोश में आ गए। तभी एक आवाज आई, लेकिन वह कुपरिवार का इलाका है। अचानक कमरा शांत हो गया। कुपरिवार, चेन्यांग नगर का दूसरा विशाल नाम। हूंफ। झांगवान ने ठंडी हंसी हंसी, हम कुपरिवार पर सीधा हमला नहीं करेंगे। हम सिर्फ जियून नीलामी भवन जा रहे हैं। इतने लोग हैं, तैयारी के साथ जाएंगे। जीत न हुई तो नाम बदल दूं। और बाद में उसने आवाज ऊंची की, कुपरिवार से हम पहले ही दुश्मन हैं। आज किया तो लोग हमारी हिम्मत की तारीफ करेंगे, लेकिन कुपरिवार का प्रमुख योद्धा प्रमुख स्तर का है। किसी ने झिझकते हुए कहा। झांगवान ने कुछ पल सोचा। एक काम करो, कुपरिवार की हवेली पर नजर रखो। वह आमतौर पर रात को वहीं लौटता है। अगर वह लौटे तो तुरंत खबर देना। जियून नीलामी भवन हवेली से काफी दूर है। हमारे लिए काफी समय होगा। ठीक है, एक योद्धा तुरंत निकल गया। अब सुनो, झांगवान ने जोश भरते हुए कहा, सब लोग काले कपड़े पहनो। आज रात जियून नीलामी भवन लुटेगा। अगर बुजुर्ग ने पूछा तो? किसी ने डरते हुए कहा, मैं संभाल लूंगा। झांगवान की आवाज कठोर हो गई। मैं झांग परिवार का युवा मास्टर हूँ। कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी, या फिर अब मुझे युवा मास्टर नहीं मानते? ये सुनते ही सबकी शंका टूट गई। रात और गहरी हुई। जियून नीलामी भवन में मेहमान विदा हो चुके थे।
दरवाजे बंद होने ही वाले थे। अब झांगवान ने धीमी आवाज में कहा। अगले ही पल काले कपड़ों में योद्धा टूट पड़े। हमला, नीलामी भवन पर हमला। दरवाजे के पहरेदार चीख उठे। पूरा भवन हड़कंप में आ गया, लेकिन झांगवान तैयारी के साथ आया था। उसके लोग तेजी से भीतर घुसे। जहां तहां टकराव शुरू हो गया। सामान उठाओ, झांगवान चिल्लाया। सिर्फ मारना नहीं, लूटना भी है। आज ज़ियुन नीलामी भवन की इज्जत मिटानी है। तभी एक मध्यम उम्र का आदमी आगे आया। वह नीलामी भवन का प्रबंधक था। कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे कुपरिवार की नीलामी पर हमला, क्या जिंदगी से उकता गए हो? वह डर रहा था, लेकिन जिम्मेदारी उसी की थी। अगर वह पीछे हटा तो अगली सुबह उसकी कुर्सी चली जाती। रात की चुप्पी टूट चुकी थी और खून अब बहने ही वाला था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हमले के पीछे किसका खेल चल रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 271 खून के बाद की साजिश। झांगवान सामने खड़े उस मध्यम उम्र के आदमी को घूर रहा था। यही था वो इंसान जिसने उसे नंगा करवाया था, जिस अपमान का बदला वो हर रात सपनों में देखता था। झांगवान की आंखों में नफरत जल उठी। पकड़ लो इसे, उसने धीमी आवाज में कहा। पास खड़े योद्धे ने तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी को जकड़ लिया। मैं कुपरिवार का महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मुझे मत मारो। अगर मुझे मारा तो कुपरिवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह आदमी चीखने लगा। झांगवान धीरे धीरे आगे आया। उसने तलवार निकाली। एक पल भी बर्बाद नहीं किया। छुरा सीधे सीने में उतार दिया। चीख वहीं दम तोड़ गई। खून जमीन पर फैला। बदला पूरा हुआ। झांगवान तुरंत शांत हो गया। सामान उठाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा, और निकलो। अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। चलो। एक इशारे में सब लोग ज़ियुन नीलामी भवन छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। छिपा हुआ एक योद्धा ये सब देख रहा था। जैसे ही हमलावर गए, वह दौड़ पड़ा। अनर्थ हो गया। ज़ियुन नीलामी भवन लुट गया। कुपरिवार की हवेली के बाहर वह चिल्लाया। पहरेदार सन रह गए। क्या? नीलामी भवन? बिना देर किए खबर अंदर पहुंचा दी गई। कुपरिवार के मुखिया नींद से उठ बैठे। बाहर क्या हो रहा है? स्वामी, नीलामी भवन लुट गया है। ये सुनते ही उनकी नींद उड़ गई। कौन इतना साहसी हो सकता है? ज़ियुन नीलामी भवन, उनकी सबसे बड़ी कमाई। सिर्फ सामान नहीं, इज्जत भी लुट गई थी। चलो। वह कपड़े पहनते ही नीलामी भवन पहुंचे। चारों ओर नगर सैनिक खड़े थे। रोशनी फैली थी। कुछ पता चला? कुपरिवार के मुखिया ने पूछा। नहीं स्वामी, योद्धे ने जवाब दिया। सब काले कपड़ों में थे, आए और चले गए। कुपरिवार का मुखिया माथा मलने लगा। तभी उसका बेटा पास आया। पिता, कहीं ये झांग परिवार तो नहीं? मुखिया रुक गया, फिर धीरे धीरे टहलने लगा। झांग परिवार? उसकी आंखों में चमक आई। हाँ, संभव है। उसने सबको देखा। सब मानते हैं ये झांग परिवार है। योद्धों ने एक साथ सिर हिलाया। ठीक है, मुखिया बोला। कल सुबह नगर शासक के पास चलेंगे। सबके जाने के बाद बेटा बोला। पिता, आपको यकीन है कि ये झांग परिवार है? कुपरिवार का मुखिया हल्की मुस्कान के साथ बोला। यकीन नहीं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। अब हमारे पास पूरा अधिकार है झांग परिवार की तलाशी का। मिले तो वे खत्म, ना मिले तो उनकी इज्जत मिटेगी। और चेन्यांग नगर? उसकी आंखों में लालच चमका। हमारा होगा। एक हत्या से शुरू हुआ खेल अब पूरे नगर को निगलने वाला था। और इस अंधेरे में असली शिकारी अब भी चुपचाप देख रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 272 शक्ति से आगे राजनीति। धर्म का कब्जा। युवक ने हैरानी से पूछा। पिता, आप तो हमेशा कहते हैं कि असली जड़ शक्ति होती है, बाकी सब दिखावा। तो फिर अब हम ये रास्ता क्यों अपना रहे हैं? मध्यम उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शक्ति सच में मूल है। वह बोला, अगर हमारा कुपरिवार इतना शक्तिशाली होता कि सबको दबा सकता, तो हमें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी उसकी आवाज़ गहरी हो गई। हम और झांग परिवार लगभग बराबर हैं। थोड़ी सी बढ़त है, मगर निर्णायक नहीं। ऐसे समय में
बाहरी सहारा ही बाजी पलटता है। युवक कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं समझ गया पिता। अच्छा, कुपरिवार के मुखिया ने कहा, कल मेरे साथ नगर शासक के पास चलना। अगली सुबह कुपरिवार का मुखिया अपने बेटे के साथ नगर शासक की हवेली पहुंचा। खबर मिलते ही नगर शासक स्वयं बाहर आया। मुखिया को, आपका स्वागत है। कुपरिवार का मुखिया हल्के से सिर हिलाते हुए अंदर चला गया। सभा कक्ष में दोनों आमने सामने बैठे। मुखिया को, आज कैसे आना हुआ? नगर शासक ने सामान्य स्वर में पूछा। कुपरिवार का मुखिया ठंडी हंसी हंसा। नगर सैनिकों की लापरवाही के कारण। वह बोला, हमारा ज़ियुन नीलामी भवन लूट लिया गया। क्या? नगर शासक ने चौंकने का अभिनय किया। किसकी इतनी हिम्मत की कुपरिवार की नीलामी पर हाथ डाले? अंदर ही अंदर वह ठंडा हंस रहा था। उसे सब पता था, बस तमाशा देख रहा था। मैं सारी रात सो नहीं पाया। कुपरिवार का मुखिया बोला, मुझे अपनी नीलामी की नहीं, नगर की सुरक्षा की चिंता है। आज वे मेरी नीलामी लूटते हैं, कल नगर शासक की हवेली भी लूट सकते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले से सावधान करने आया हूँ। नगर शासक ने मेज थपथपाए। ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कोई सुराग है? उसने पूछा। वे काले कपड़ों में थे, तेज और साफ। कुपरिवार का मुखिया बोला, कोई सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि वे अब भी चेन्यांग नगर में ही हैं। नगर शासक ने तुरंत गुस्से का रूप धारण किया। ऐसे लोग नगर की शांति के दुश्मन हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कुपरिवार का मुखिया खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, नगर शासक, मैं चाहता हूं कि नगर सैनिकों को पूरी शक्ति से तलाशी का आदेश दिया जाए, ताकि कोई भी अपराधी बच न पाए। नगर शासक ने एक पल सोचा, फिर एक टोकन निकालकर आगे बढ़ाया। ये आदेश पत्र है, नगर सैनिक आपके निर्देशों में रहेंगे। वह जानता था, इनकार का कोई मतलब नहीं। कुपरिवार का मुखिया टोकन लेकर मुड़ा। अब उद्देश्य पूरा हो चुका था। नगर शासक अब सिर्फ एक औपचारिक नाम था। एक लूट ने नगर की राजनीति का दरवाज़ा खोल दिया था। अब तलाशी सिर्फ अपराधियों की नहीं, बल्कि ताकत की होने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 273। शहर की हवा बदल रही है। चेन्यांग नगर की एक साधारण सराय में सुबह से ही भीड़ लगी थी। सुना, छोटे बालों वाला आदमी धीमी आवाज में बोला, कल रात को परिवार की ज़ियुन नीलामी भवन लुट गई। काले कपड़ों में बैठा आदमी चाय का घूंट लेकर बोला, अब क्या सुना नहीं होगा? पूरे नगर में फैल चुका है। कहते हैं लुटेरे काफी ताकतवर थे, प्रबंधक को मार दिया और सारा माल उठा ले गए। छोटे बालों वाला आदमी भौहें चढ़ाकर बोला, ज़ियुन नीलामी भवन इतनी कड़ी सुरक्षा में रहती है, सारे पहरेदार मजबूत योद्धा हैं, फिर भी लूट हो गई। काले कपड़ों वाला धीरे से बोला, सब कह रहे हैं ये झांग परिवार का काम है। चेन्यांग नगर में इतनी ताकत और किसके पास है? ये सुनकर छोटे बालों वाला सिर हिलाने लगा। सराय की एक और मेज पर करण और त्यानतियान चाय पी रहे थे। भैया, त्यानतियान ने आंखें फैलाकर पूछा, इतनी बड़ी नीलामी भवन वाकई लुट गई? करण ने शांत स्वर में कहा, पूरा नगर इसी की बात कर रहा है। झूठ नहीं होगा तो ये झांग परिवार ने किया। त्यानतियान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। करण हल्का सा मुस्कुराया, किया हो या न किया हो, अब सब कुछ झांग परिवार के सिर ही जाएगा। कुपरिवार यही चाहता है। दाग लग चुका है, साफ करना मुश्किल है। अगर सच में झांग परिवार ने किया तो अच्छा है। त्यानतियान बोली, थोड़े दिन जेल में रहें। करण ने चाय रखते हुए कहा, मामला अब जेल से आगे निकल चुका है। कुपरिवार पूरे चेन्यांग नगर पर कब्जा चाहता है और ये लूट उसका बहाना है। थोड़ी देर बाद करण ने अचानक पूछा, त्यानतियान, तुम्हें चेन्यांग नगर कैसा लगता है? बहुत अच्छा। त्यानतियान तुरंत बोली, यहाँ खाने पीने घूमने सब कुछ है, लियू नगर से कहीं ज्यादा मज़ेदार। करण ने सड़क की हलचल देखते हुए कहा, यहाँ संसाधन ज्यादा हैं, योद्धा ज्यादा हैं, भविष्य भी बड़ा है। तो त्यानतियान ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? कुछ हद तक। करण ने सिर हिलाया। वाह, त्यानतियान खुश हो गई। तो मैं रोज बाहर अच्छा खाना खा सकूंगी। करण हंस पड़ा, इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। आप मोटे हो? त्यानतियान ने कमर पर हाथ रखकर कहा।
मैं तो कभी मोटी नहीं होती। फिर वह गंभीर हो गई। लेकिन भैया, उसने धीरे से पूछा, जब हम यहाँ आएंगे तो झगड़े नहीं होंगे? यहाँ के परिवार हमें तंग करेंगे, है ना? खासकर झांग परिवार। करण की आंखें ठंडी चमक से भर गईं। ये लड़ाई वो पहले ही देख चुका था। चेन्यांग नगर बाहर से जितना शांत था, अंदर उतना ही उथल पुथल से भरा। और इस खेल में करण की चाल अब शुरू होने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 274 टकराव से जन्म लेती शांति। झगड़े तो होंगे, करण हल्के से मुस्कुराया, लेकिन हर झगड़ा बुरा नहीं होता। अच्छा, त्यान ने आंखें झपकाईं। भैया, झगड़ा भला कैसे अच्छा हो सकता है? शांति हमेशा संघर्ष के बाद ही आती है। करण ने शांत स्वर में कहा, अगर टकराव न हो तो असली संतुलन भी नहीं बनता। त्यान ने सिर हिलाया। उसे पूरी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन भाई कह रहा है तो ठीक ही होगा। तभी स्वामी करण पास से एक जाना पहचाना स्वर आया। औषधि संघ से जुड़ा हुआयु संप्रदाय का एक शिष्य तेजी से दौड़ता हुआ आया। करण ने उसे देखकर कहा, शांत हो जाओ श्योशु, इतनी जल्दी क्या है? गुरु नील आ चुके हैं। शिष्य हाँफते हुए बोला, वे चेन्यांग नगर पहुंच गए हैं और उनके साथ 10 शिष्य भी हैं। करण की आंखों में चमक आ गई। अच्छा हुआ, वह हंस पड़ा। समय बिल्कुल सही है। उसने त्यान की ओर देखा। चलो, अब असली काम शुरू होता है। चेन्यांग नगर की मोचिंग सड़क हमेशा से ही सबसे व्यस्त इलाका थी। यहाँ की जमीन आसमान छूती कीमतों की थी। लेकिन कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी अमीर ने यहाँ एक बड़ा भवन खरीदा। सिर्फ 7 दिनों में एक शानदार सराय तैयार खड़ी थी। द्वार पर खड़े 2 रक्षक करण को देखते ही झुक गए। स्वामी, क्या गुरु नील अंदर हैं? करण ने पूछा। हाँ, रक्षक ने आदर से कहा, वे अभी ऊपर ही हैं। करण त्यान के साथ अंदर चला गया। अंदर कई शिष्य उसे देखते ही झुक गए। स्वामी, करण ने नजर घुमाई। अच्छा, वह संतोष से बोला, 10 शिष्य अब योद्धा गुरु स्तर तक पहुंच चुके हैं। ऊपर से गुरु नील उतर आए। करण, आप इतनी जल्दी आ गए? करण ने हंसते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कुछ दिन और लगेंगे। जैसे ही इन लोगों ने सुना कि चेन्यांग नगर आ सकते हैं, गुरु नील मुस्कुराए। सबने जान लगा दी। परिणाम तुम सामने देख रहे हो। करण ने गहरी सांस ली। सोचो, वह बोला, हुआयु संप्रदाय के 10 शिष्य योद्धा गुरु स्तर पर पहुंच चुके हैं। समय सच में तेज भाग रहा है। गुरु नील हंस पड़े। तुम ये बात समय के बारे में कर रहे हो? उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, 5 महीने पहले ही तुमने अपनी पहचान सबके सामने रखी थी। शिष्य मुस्कुराने लगे। वे जानते थे उनका स्वामी उम्र में उनसे ज्यादा नहीं है, फिर भी उसकी गहराई अलग ही थी। करण कुछ पल चुप रहा। उसे गुरु नील की पुरानी बात याद आ गई। तुम किस बात से डरते हो? गुरु नील ने तब कहा था, ये शिष्य तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं और तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए सब कुछ है। तो तुम्हारा रहस्य कौन और क्यों बेचेगा? आज करण को साफ महसूस हुआ, वह अब 10,000 साल पुराना कोई रहस्यमयी अस्तित्व नहीं था। वह करण था, कपूर परिवार का युवा स्वामी, हुआयु संप्रदाय का अधिपति, और अब वह अपने भविष्य की चाल खुद चलने वाला था। संघर्ष सामने था, नगर की राजनीति उबल रही थी और करण अब पर्दे के पीछे नहीं रहने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 275 आग में घी। सिर हिलाकर करण ने बेकार की सोच एक तरफ रख दी। फिर बोला, तुम लोग ठीक समय पर आए हो। झांग परिवार और कुपरिवार अब खुलकर टकरा चुके हैं। अब यही मौका है दोनों को एक साथ साफ करने का। गुरु नील ने सिर हिलाया। यह विवाद अब पूरे चेन्यांग नगर को पता है। मुझे भी सूचना मिल चुकी है। तो और भी अच्छा, करण मुस्कुराया। अब मेरी योजना सुनो। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। हमें दोनों को पूरी तरह आमने सामने खड़ा करना है। कुपरिवार आग लगा रहा है तो हम उस आग में और घी डालेंगे, इतना कि झांग और कु दोनों उसी आग में खुद जलकर मर जाएं। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आग कैसे भड़काओगे? गुरु नील ने पूछा। 4 शब्द करण ने हल्की हंसी के साथ कहा। आग में घी डालना। कुपरिवार ने
झांग परिवार पर नीलामी भवन की लूट का आरोप लगाया है। सच हो या झूठ, अब फर्क नहीं पड़ता, दाग लग चुका है, अब हम क्या करेंगे? गुरु नील ने पूछा। करण ने सवाल उछाल दिया। अगर आज रात झांग परिवार की दुकानें लुट जाएं, तो वे किस पर शक करेंगे? गुरु नील थोड़ी देर सोचकर बोले, कु परिवार पर। बिल्कुल, करण बोला। और अगर उसी रात कु परिवार की दुकानें भी लुटें, तो शक किस पर जाएगा? झांग परिवार पर। गुरु नील की आंखें चमक उठीं। कमाल है, उन्होंने प्रशंसा की। चाहे सच्चाई कोई भी हो, अब दोनों फंस चुके होंगे। और इतना ही नहीं, करण आगे बोला, जब दोनों तरफ खून बहने लगेगा, तो समझदार लोग भी युद्ध नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तब नफरत बहुत आगे निकल चुकी होगी। त्यानतियान ने मासूमियत से पूछा, भैया, तो हम किसकी मदद कर रहे हैं? करण मुस्कुराया, किसी की नहीं, हम सिर्फ अपने परिवार की मदद कर रहे हैं। गुरु नील ने पूछा, तो इंतजार करें? हाँ, करण ने सिर हिलाया। अंधेरा होने दो। उसी समय कु परिवार का मुखिया नगर सैनिकों और योद्धाओं के साथ झांग परिवार की हवेली के सामने आ खड़ा हुआ। कु परिवार का मुखिया, द्वार के रक्षक घबरा गए। जल्दी करो, दुश्मन आ गया। एक ही चीख में पूरी हवेली हिल उठी। झांग परिवार के योद्धा हथियार लेकर दौड़ पड़े। तभी झांग परिवार का सफेद बालों वाला मुखिया हंसता हुआ बाहर आया। मुखिया को वह बोला, काफी दिन बाद मुलाकात हुई, आज इतने लोगों के साथ किस काम से आए हो? कु परिवार का मुखिया आगे बढ़ा, नाटक मत करो, वह गरजा, तुम्हें पता है, तुम्हारे लोगों ने हमारी जियुन नीलामी भवन लूटी है। झांग परिवार के मुखिया हंस पड़े। अजीब बात है, वह बोला, तुम्हारी नीलामी लूटी, और दोष हमारे सिर। जिसने लूटा उसे पकड़ो। हमारे दरवाजे पर क्यों आए हो? दोनों परिवार आमने सामने खड़े थे, और अंधेरे में तीसरी शक्ति मुस्कुरा रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 276, दो दिग्गजों की टक्कर। क्या सबूत नहीं मिला? कु परिवार के मुखिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए हाथ ताली की तरह बजाए। तुरंत एक समूह आगे आया। कु परिवार के मुखिया ने उनकी ओर इशारा किया, ये लोग मेरे जियुन नीलामी भवन के रक्षक हैं। इन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारे झांग परिवार के लोगों को नीलामी भवन में घुसते देखा है। झांग परिवार का मुखिया हंस पड़ा, मजाक मत करो, ये सब तुम्हारे अपने लोग हैं, जो तुम्हारा अन्न खाते हैं। वो तुम्हारी ही बात करेंगे। इसे सबूत कहते हो? कु परिवार के मुखिया का चेहरा और ठंडा हो गया। ये नीलामी भवन की सुरक्षा में थे। अगर ये गवाही नहीं देंगे, तो कौन देगा गवाही? झांग परिवार के मुखिया ने कड़क स्वर में कहा, ये सब तुम्हारे कु परिवार के हैं। तुम जो कहो, ये वही बोल देंगे। अगर कोई तीसरा निष्पक्ष योद्धा गवाही दे, तो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो तुम्हारी रोटी खाते हैं, उनकी बात यहाँ मत लाओ। कु परिवार का मुखिया व्यंग्य से बोला, कोई और गवाही दे भी दे, तो क्या वह तुम्हारे झांग परिवार के बदले से डरेगा नहीं? चेन्यांग नगर में तुम्हारी दबंगई किसे नहीं पता? दबंगई? झांग परिवार का मुखिया गरजा, कु परिवार के सामने हमारी दबंगई भी नहीं चलती। बकवास छोड़ो, कु परिवार के मुखिया ने सीधे कहा, हत्यारे और लूटा हुआ माल सौंप दो, वरना कैसे सौंप दूं जो हमारे पास है ही नहीं। झांग परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं है। कु परिवार का मुखिया आंखें सिकुड़कर बोला, अगर निर्दोष हो तो तलाशी से क्यों डरते हो? तलाशी? झांग परिवार का मुखिया भड़क उठा, तुम्हें क्या लगता है ये कोई सड़क है? ये झांग परिवार की हवेली है। कु परिवार के मुखिया ने हाथ उठाया। तुरंत नगर सैनिक आगे आए। झांग मुखिया, सैनिकों ने सम्मान से कहा। कु परिवार का मुखिया बोला, घबराओ मत, तलाशी हम नहीं, नगर सैनिक लेंगे। झांग परिवार के मुखिया की आंखों में ठंडक उतर आई। अगर मैं मना करूं तो? अगले ही पल कु परिवार के मुखिया के शरीर से भयानक दबाव फूट पड़ा। उसका योद्धा गुरु स्तर का बल लहर की तरह फैल गया। कई झांग परिवार के योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ के पैरों तक में कांप आ गई। बहुत दिन हो गए, कु परिवार का मुखिया बोला, क्यों न आज थोड़ा अभ्यास हो जाए? काफी हुआ। झांग परिवार के मुखिया ने भी अपना बल छोड़ दिया। दोनों दबाव टकराए। हवेली का आंगन मानो कांप उठा। पिता,
एक मध्यम उम्र का आदमी चिंता से बोला। झांग परिवार के मुखिया ने उसे शांत रहने का संकेत दिया और अपनी नज़र को परिवार के मुखिया पर गड़ा दी। को परिवार का मुखिया अचानक आगे बढ़ा। उसकी शक्ति समुद्र की लहरों जैसी उफन पड़ी। उसकी प्रसिद्ध 13 बादल हथेली हवा में छायाएं छोड़ती हुई आगे बढ़ी। झांग परिवार के मुखिया की आंखों में गहरी नफरत चमकी। उसने शक्ति समेटी, मुट्ठी भींची और सीधा वार किया। धड़ाम, भीषण धमाका हुआ। चारों ओर खड़े लोग कानों पर हाथ रख बैठे। सबकी निगाहें मैदान के बीच 2 ऊंची आकृतियों पर जमी रहीं। पहला वार हो चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 277 झुकी हुई गर्दन, छुपा हुआ घाव। को परिवार का मुखिया धीरे से रुक गया। उसने हाथ पीछे कर लिए और स्थिर खड़ा हो गया। चारों ओर सन्नाटा था। कैसा रहा? किसी ने दबे स्वर में पूछा। कौन जीता? सबकी सांसें रुकी हुई थीं। मजबूत योद्धाओं के बीच एक ही टक्कर बहुत कुछ बता देती है। को परिवार का मुखिया शांत स्वर में बोला, तो अब तलाशी होगी। उसने झांग परिवार के मुखिया की ओर देखा। क्या कहते हो, मुखिया झांग? झांग परिवार के मुखिया ने कुछ पल चुप रहकर हाथ उठाया। उन्हें जाने दो। ये सुनते ही झांग परिवार के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। चलो, नगर सैनिकों के नेता ने दांत भींचकर कहा और सबसे पहले हवेली के भीतर घुस गया। बाकी सैनिक पीछे पीछे चले गए। कुछ ही देर में वे बाहर लौट आए। मुखिया को सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं मिला। को परिवार के मुखिया ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नज़र झांग परिवार के मुखिया से टकराए। चलो, को परिवार के योद्धा अकड़ते हुए लौट गए। नगर सैनिक भी पीछे हट गए। ये तलाशी सिर्फ दिखावे के लिए थी। कोई भी वास्तव में झांग परिवार की हवेली उलट पलट करने की हिम्मत नहीं रखता था। बहुत ज्यादा हो गया। एक झांग परिवार का योद्धा दांत पीसते हुए बोला, हमें कठपुतली समझ लिया है। आज की बात पूरे नगर में फैलेगी। किसी और ने कहा, झांग परिवार हंसी का पात्र बनेगा। तभी पिता, एक मध्यम उम्र का आदमी, आगे आया। आप ठीक हैं? झांग परिवार के मुखिया ने हल्की खांसी की। मुझे अंदर ले चलो। सब घबरा गए। उनके लिए मुखिया ही आकाश था। अगर वह गिर गया तो सब कुछ ढह जाएगा। हवेली के भीतर झांग परिवार का मुखिया ऊपर बैठा। क्या पुराना घाव फिर से उभर आया? मध्यम उम्र के आदमी ने चिंतित स्वर में पूछा। झांग परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया। घाव नहीं, वह बोला, जहर। ये जहर बहुत जिद्दी है। अभी को परिवार के मुखिया से टकराव में दबाव बढ़ गया, इसलिए मुझे झुकना पड़ा। तो फिर मध्यम उम्र के आदमी की भौहें सिकुड़ गईं। को परिवार इतना आगे क्यों बढ़ा? अगर शक भी था तो सीधे हवेली पर क्यों आए? क्या वे पूरी तरह जंग नहीं चाहते? झांग परिवार का मुखिया कुछ देर सोचता रहा। जियुन नीलामी भवन की लूट बस एक बहाना है। सिर्फ इसी बात पर वे हमारे साथ अंतिम युद्ध नहीं छेड़ेंगे। आखिर मैं भी योद्धा गुरु हूँ। भले ही घायल हूँ, पर साधारण लोगों से कहीं ऊपर। योद्धा गुरु मारना आसान नहीं होता। अगर मारा नहीं जा सका तो वही दुश्मन सबसे बड़ा खतरा बनता है। को परिवार ये बात अच्छी तरह जानता था। तो फिर उनका असली मकसद? मध्यम उम्र के आदमी ने पूछा। झांग परिवार का मुखिया आंखें मूंदकर धीरे से बोला, वे किसी और चीज का इंतजार कर रहे हैं। तलाशी खत्म हो चुकी थी, लेकिन शक और नफरत अब और गहरी हो गई थी। और अंधेरे में एक तीसरा हाथ धीरे धीरे डोर खींच रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 278 दबा हुआ अपमान। इसके 2 कारण होने चाहिए। झांग परिवार के मुखिया ने कुछ देर सोचकर कहा, पहला, हम झांग परिवार की रुतबे को गिराना, चेन्यांग नगर में हमारी प्रतिष्ठा को तोड़ना। और दूसरा, उसकी आंखें सनकरी हो गईं। सबसे अहम, मुझे परखना। मध्यम उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। को परिवार का मुखिया ऐसा इंसान नहीं है जो बिना फायदे के कदम उठाए। इस बार सीधे हमारी हवेली तक आना सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं हो सकता। उसका असली निशाना आप ही हैं, पिता। बिल्कुल, झांग परिवार के मुखिया ने
हल्की मुस्कान के साथ कहा। सीमा परिवार के नष्ट होने के बाद अब पूरे चेन्यांग नगर में सिर्फ 2 ही पुराने परिवार बचे हैं, झांग परिवार और कु परिवार। इतने बड़े नगर के फायदे सिर्फ हम दोनों में बंटते हैं तो साफ है, मध्यम उम्र का व्यक्ति बोला। कु परिवार का असली लक्ष्य चेन्यांग नगर है। लाभ सच में लोगों को अंधा कर देता है। उसने गहरी सांस ली। कु परिवार के मुखिया के जाने के 1 घंटे के भीतर ही पूरा चेन्यांग नगर खबर से भर गया। सुना, कु परिवार के मुखिया ने नगर सैनिकों के साथ झांग परिवार की तलाशी ली। लगता है अब चेन्यांग नगर कु परिवार का होने वाला है। कु परिवार का मुखिया जवान है, ताकतवर है। झांग परिवार अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भविष्य में नगर कु परिवार का ही होगा। हर गली, हर सराय इसी चर्चा से गूंज रही थी। साधारण योद्धाओं के लिए ये सिर्फ गपशप नहीं थी, ये उनके भविष्य से जुड़ा सवाल था। झांग परिवार के भीतर हर योद्धा का चेहरा फीका पड़ चुका था। कभी वे चेन्यांग नगर के अघोषित शासक थे, आज लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे। धिक्कार है। झांगवान अपने कमरे में गर्जना कर रहा था। उसने सोचा था जियुन नीलामी भवन लूटकर वह कु परिवार को जोरदार झटका देगा, लेकिन कु परिवार की अकड़ कम नहीं हुई, बल्कि उसका झांग परिवार सारे नगर में उंगलियों से दिखाया जाने लगा। स्वामी, एक आंख वाला योद्धा अंदर आया। सब कुछ छिपा दिया? झांगवान ने पूछा। पूरी तरह, एक आंख वाले ने सीना ठोककर कहा। चाहे कु परिवार जितनी जांच कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, झांगवान ने सांस छोड़ी। कल जिन लोगों को भेजा था उन पर नजर रखो, हवा भी बाहर न जाने पाए। पिता को इस बारे में पता चला तो मेरी खैर नहीं। निश्चिंत रहिए, एक आंख वाले ने कहा। हम सब मुंह बंद रखना जानते हैं। झांगवान ने दांत भींचे। कु परिवार हद से आगे निकल गया। सीधे हमारी हवेली की तलाशी, ये अपमान है। उसके दिल में पहली बार डर भी उठा। क्या फिर से चुपके से हमला करें? एक आंख वाले ने पूछा। नहीं, झांगवान ने तेजी से हाथ हिलाया। इस बार का झटका काफी है, दोबारा किया तो शायद जान से हाथ धो बैठूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अपमान अभी ताज़ा था, डर पहली बार दिल में उतरा था। और चेन्यांग नगर धीरे धीरे तूफान की ओर बढ़ रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 279 फिर से लपटें। अब और लूट मत करना। एक आंख वाला योद्धा भी जानता था कि इस बार झांगवान सचमुच डर चुका है। अब वह पहले जैसा बेकाबू नहीं रहा। मान भी लो कि मैं लूटना चाहूं, झांगवान ने दांत भींचकर कहा, तो क्या कु परिवार फिर से निश्चिंत बैठेगा? पिछली बार हमें अचानक मौका मिला था। जियुन नीलामी भवन इतने सालों में कभी लुटा नहीं गया था, इसलिए हमने आसानी से हाथ साफ कर लिया। लेकिन अब उसकी आवाज़ भारी हो गई। अगर दोबारा हमला किया तो वे पूरी तैयारी में होंगे। बस कोई एक योद्धा हमें उलझा ले और कु परिवार का मुखिया पहुंच गया तो हम सब खत्म। मेरी जान जाए तो जाए, झांगवान ने धीरे से कहा, लेकिन परिवार को मैं कभी खतरे में नहीं डाल सकता। एक आंख वाला योद्धा सिर हिलाकर रह गया। वह भी समझ गया था अब झांगवान की हिम्मत टूट चुकी है। भाइयों को वापस भेज दो, झांगवान ने सोचते हुए कहा। सब पर नजर रखो, इस दौरान कोई बाहर न जाए, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। हाँ, एक आंख वाले ने तुरंत जवाब दिया। उसी रात चेन्यांग नगर अंधेरे में डूबा था, लेकिन चौकसी हर जगह थी। जियुन नीलामी भवन की लूट के बाद पूरा नगर सतर्क हो चुका था। किसी को यकीन नहीं था कि चोर दोबारा हमला करेंगे, लेकिन कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहता था। यही कु परिवार की दुकान है। छत पर खड़े करण ने नीचे झांकते हुए हल्के स्वर में पूछा। हाँ स्वामी, एक शिष्य ने आदर से कहा। जियुन नीलामी भवन के बाद ये कु परिवार की सबसे अहम दुकान है। करण ने सिर हिलाया। तो शुरू करो। हाँ, शिष्य ने हाथ का इशारा किया। अगले ही पल दर्जन भर काले कपड़ों में योद्धा बाहर निकल आए। लूट है, सारे आत्मिक पत्थर, सारी जड़ी बूटियां बाहर निकालो, जो भी कीमती है सब सौंप दो। तेज आवाज से पूरा बाजार गूंज उठा। क्या फिर से लूट? दुकान के भीतर मौजूद योद्धा चौंक गए। कल ही नीलामी भवन लुटा और आज फिर इतनी हिम्मत। असल में ये दुकान पहले से ही
पूरी तरह तैयार थी। कुपरिवार ने खास तौर पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित योद्धे यहाँ तैनात कर रखे थे। कहाँ से आए हो इतने बेशर्म? एक योद्धा छोटी बाहों वाले वस्त्र में हंसता हुआ आगे आया। कल नीलामी भवन में हम तैयार नहीं थे, लेकिन आज उसकी आंखों में खूनी चमक थी। अगर तुम यहाँ से एक बाल भी ले गए तो मेरा नाम बदल देना। छत पर खड़ा करण हल्के से मुस्कुराया। वह आज खुद मैदान में नहीं उतरने वाला था। काम उसके शिष्य और वे योद्धा कर रहे थे, जिन्हें उसने गुप्त रूप से तैयार किया था। यह उनकी पहली असली परीक्षा थी। आज सिर्फ सामान नहीं लेंगे। काले कपड़ों में एक योद्धा हंसा। आज तुम्हें भी यहीं छोड़ देंगे। बहुत बोलते हो, दुकान वाला योद्धा गरजा। जानते हो मैं कौन हूँ? कुपरिवार का खूनी पंजा जो मेरे सामने ज्यादा बोलता है जिंदा नहीं बचता। एक ही रात में 2 आग जल चुकी थीं और तीसरी चिंगारी अब बस फूटने ही वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 280 आग में घी। ड्रैगन स्लेयर। काले कपड़ों में खड़े सभी लोग हंस पड़े। मुझे तो ये कीड़े मारने वाला लग रहा है। बस बहुत हो गया। नेतृत्व कर रहा काले कपड़ों वाला योद्धा बोला। काम खत्म करो और निकलो। अगर कुपरिवार का मुखिया आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। इतनी हिम्मत? छोटी बाहों वाला योद्धा दहाड़ उठा। उसने तलवार खींची और सीधे काले कपड़ों वाले नेता पर टूट पड़ा। छन छन 2 तेज टकराव की आवाजें गूंजीं। काले कपड़ों वाले ने पतली लंबी तलवार से उसके वार को आसानी से रोक लिया। ड्रैगन स्लेयर का हमला पूरी तरह दबा दिया गया। ये देखकर दुकान के बाकी कुपरिवार के योद्धे सन रह गए। ड्रैगन स्लेयर उनके यहाँ सबसे ताकतवर योद्धाओं में से था और अब वह भी दब गया था। सोचने का समय ही नहीं मिला। काले कपड़ों वाले पूरी ताकत से टूट पड़े। संख्या में कुपरिवार के योद्धे ज्यादा थे, लेकिन ताकत में पूरी तरह पीछे। डटे रहो, एक कुपरिवार का योद्धा चिल्लाया। मैंने मुखिया को संकेत भेज दिया है। वह आते ही इन चोरों को खत्म कर देंगे। ये सुनते ही कुछ देर के लिए उनका हौसला लौटा। अब भी अकड़ दिखा रहे हो? एक काले कपड़ों वाला गुर्राया। ये उनका पहला काम था जो स्वयं सेक्ट मास्टर ने सौंपा था। नाकामयाबी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। उसने अचानक दूसरी तलवार निकाली, पतली, चमकदार और बेहद घातक। मारो। उसकी तलवार सीधे उस योद्धे की ओर बढ़ी जो अभी चिल्ला रहा था। तलवार इतनी तेज थी कि आंखें भी पीछा न कर सकीं। योद्धे ने बचने की कोशिश की, लेकिन तलवार उसकी भारी तलवार को चकमा देती हुई सीधे सीने में घुस गई। इतनी तेज उसकी आंखें फैल गईं और वह वहीं गिर पड़ा। मुखिया मर गया। ड्रैगन स्लेयर मर गया। ये सुनते ही कुपरिवार के योद्धों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। हम हार मानते हैं, कृपया हमें मत मारिए। हथियार जमीन पर गिरने लगे। उसी समय जो काले कपड़ों वाला ड्रैगन स्लेयर से लड़ रहा था वह लौटा। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर का सिर था। पहले ही मान जाते, वह बोला, तो इतने लोग बेवजह नहीं मरते। कुपरिवार के योद्धों के चेहरे सफेद पड़ गए। जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही मारा जा चुका था। सामान इकट्ठा करो, काले कपड़ों वाले नेता ने आदेश दिया। कुछ ही पलों में पूरी दुकान छान मारी गई। आत्मिक पत्थर, जड़ी बूटियां, कीमती वस्तुएं सब उठा लिया गया। कुपरिवार के योद्धे जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहे, कांपते हुए। काले कपड़ों वाला दल शांति से बाहर निकल गया। इसे बदला समझो, एक ने बहुत धीमे से कहा। चुप रहो, दूसरे ने पीछे मुड़कर देखा। दुकान में सभी सिर झुकाए बैठे थे। चलो लौटो। अंधेरे में उनकी परछाइयां गुम हो गईं। लेकिन चेन्यांग नगर में अब आग पूरी तरह फैल चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगला अध्याय और भी बड़ा तूफान लाएगा। जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।